नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 2 मार्च 2022। आज हम 3 आर्टिकल्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक है बस्तार्स व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड एक्सीडिंगली स्लो। ये आर्टिकल बेसिकली छत्तीसगढ़ के बस्तार रीजन में माओइस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो लोग अरेस्ट होते हैं और वो तब तक जेल में रहते हैं जब तक इनके ट्रायल चलते रहते हैं। तो देखिए, स्पीडी ट्रायल नहीं होने की वजह से इनकी जो जेल पीरियड है वो एक्सटेंड होता रहता है। ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जुडिशियल प्रोसेसेस काफ़ी स्लो हुआ था। तो इसमें जो अरेस्टीज है उनको कैसे सफ़र करना पड़ रहा है उसके बारे में एक आर्टिकल है, वो हम देखेंगे। फिर देखिए द यूक्रेन वार, इंडिया एंड ए स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये बेसिकली यूक्रेन वार से रिलेटेड है। इंडिया का जो स्टैंड है नॉन अलाइनमेंट का, उसके बारे में बताया हुआ है, वो हम देखेंगे। फिर ये हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग एंड वाइट मैटर्स। ये आर्टिकल बेसिकली हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आप बोल सकते हो। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो क्लोथिंग से रिलेटेड इंडिया में हुआ है उसके बारे में भी बताया है। तो आज इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, उससे काफ़ी मदद मिलती है हमको ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल बस्तार्स व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड एक्सीडिंगली स्लो। ये आर्टिकल बेसिकली छत्तीसगढ़ का बस्तार डिस्ट्रिक्ट में जो लोग माओइस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अरेस्ट होते हैं उनके सफरिंग्स के बारे में है। उनको जो जेल में रहना पड़ता है उनकी स्पीडी ट्रायल नहीं होने की वजह से उसके बारे में है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके एंड तेलंगाना जैसे स्टेट्स में। वैसे इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। वैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है इसके बारे में आप इन डिटेल जानना चाहते हो तो बस आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में इन डिटेल बताया है। तो वापस हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में जब भी कोई माओइस्ट अटैक होता है या फिर कोई भी एक माओइस्ट रिलेटेड एक्टिविटी होता है जो हमारी देश के खिलाफ है या फिर हमारी अथॉरिटीज़ के खिलाफ है तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। अब पुलिस आके सबसे पहले जिनके ऊपर भी डाउट है उन सबको अरेस्ट करते हैं। एक बात आपको क्लियरली समझना है, पुलिस किसी को भी अरेस्ट करे जब तक उनका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है या फिर एक जज जब तक एक जजमेंट पास नहीं करते कि एक पर्टिकुलर पर्सन कन्विक्ट है तब तक वो कन्विक्ट आप नहीं बोल सकते। उनका ट्रायल चलता रहता है, ठीक है, तब तक वो एक ऑफेंडर है ये आप नहीं बोल सकते। तो ये बस्तार डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जब भी कोई माओइस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है जो उधर लगभग हमेशा होता है, तो एक विलेज के मैक्सिमम लोगों को पुलिस ना अरेस्ट कर देते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं और उनका ट्रायल चलना होता है। अब देखिए, हमारी जुडिशियल प्रोसेस जो है वैसे ही थोड़ा सा स्लो है। आजकल हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब बनने के बाद थोड़ा बहुत स्पीड अप हुआ है, फिर भी देखिए जुडिशियल प्रोसेस में टाइम लगता है। एक हियरिंग होने के बाद कभी कभी ये 1 महीने के लिए पोस्टपोन करते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, विटनेस प्रेजेंट नहीं होगा या फिर कोई एडवोकेट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसी वजह से कोर्ट क्या है, केसेस को पोस्टपोन करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, जो लोग अरेस्टेड है, जो लोग जेल में रहते हैं, उनका ट्रायल टाइम पे नहीं हो पाता है, इसलिए उनको सफ़र करना पड़ रहा है। वो कन्विक्ट आप नहीं बोल सकते क्योंकि उनका ट्रायल चल रहा है। तो जब तक उनका ट्रायल चलता रहेगा तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब ये माओइस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में कोई अरेस्ट होता है ना, पुलिस ऐसे ऐसे चार्जेस इनके ऊपर चार्ज करते हैं कि उनको जल्दी बेल भी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इधर लिखा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हो गया और एक आर्म्स एक्ट हो गया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट हो गया। ये सारे ऐसे ऐसे प्रोविजन है जिसमें बेल उतना जल्दी नहीं मिलता है। और मैक्सिमम केसेस में केसेस जो है फैब्रिकेटेड केस भी होता है क्योंकि पुलिस को भी पता नहीं रहता ना कौन उसके पीछे है, कौन प्लान किया होगा, किसकी कॉन्स्पिरेसी होगी। तो पुलिस को जितने लोगों के ऊपर डाउट है उन सबको अरेस्ट करते हैं। ऊपर से कोविड-19 क्राइसिस ने तो जुडिशियल प्रोसेस को और डिले किया, मतलब इनकी ट्रायल टाइम से नहीं हो रहा था। और कोविड-19 की वजह से जेल अथॉरिटीज़ ने जेल विजिट्स भी कट किया, मतलब प्रिजनर्स अपने फैमिली से भी नहीं मिल पा रहे थे। वैसे बस्तार डिवीजन का लार्जेस्ट प्रिजन है जगदलपुर सेंट्रल जेल। इस सेंट्रल जेल के अलावा 2 और डिस्ट्रिक्ट जेल से दंतेवाड़ा एंड कनगर डिस्ट्रिक्ट्स में और 3 सब जेल से बीजापुर, सुकमा एंड नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। ये सारे माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं। टोटल प्रिजन पॉपुलेशन आप बोल सकते हो 3500 के अराउंड है। उसमें से मैक्सिमम लोग जो है आदिवासी से, जो सबसे ज़्यादा माओइस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है।
और इन 3500 में एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है कन्विक्ट्स है, बाकी सारे अंडर ट्रायल्स है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता है तब तक आप किसी को कन्विक्ट नहीं बोल सकते। तो ये 3500 प्रिजनर्स में मैक्सिमम अंडर ट्रायल्स में है, जो अपनी ट्रायल के लिए वेट कर रहा है, जो टाइम पे नहीं हो रहा है। और भी कुछ केसेस इधर बता रहा है जो प्रिजनर्स को फेस करना पड़ रहा है। वो क्या है, देखिए नॉर्मल टाइम्स में अगर कोई प्रिजनर से कोई रिलेटिव या लॉयर मिलना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में जेल में आना पड़ता है, मतलब आफ्टरनून में कोई विजिट अलो नहीं करते हैं। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुआ है, कोई प्रिजनर से मिलने आते हैं बहुत दूर से और टाइम खत्म हो गया करके अथॉरिटीज उन्हें वापस भेज देते हैं। और कोविड-19 ने तो चीज़ें और बिगाड़ दिया। मतलब पहले क्या होता था, जब कोई रिलेटिव या लॉयर आता था तो कुछ पार्सल्स वगैरह लेके आते थे प्रिजनर्स को देने के लिए। कोविड-19 के बाद वो भी अलो नहीं कर रहा है। फिर बात किया जा रहा है फ़ोन कॉल्स का। देखिए जेल में जो प्रिजनर्स हैं उनको हफ्ते में एक बार फ़ोन यूज़ करने का फैसिलिटी दिया हुआ है अपनी फैमिली से बात करने के लिए। आप देखिए प्रॉब्लम इधर बता रहा है, फ़ोन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसे डिपॉजिट किए हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो फ़ोन भी नहीं कर पाते। मतलब कुछ लोगों का ऐसा है, फैमिली के साथ कोई टच ही नहीं है। अब बात करते हैं एनआईए कोर्ट्स का। देखिए बस्तार डिवीजन में जितने नक्सलेट केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम का ट्रायल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट्स में होता है। नक्सलेट केसेस मतलब आप बोल सकते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड केसेस या फिर माओइज्म रिलेटेड केसेस, ये सारे एक ही बाप का बेटा है। 2021 तक बस्तार डिवीजन में एक ही एनआईए कोर्ट था जो एक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सेटअप हुआ था मई 19, 2015 में। कहाँ पे? एट जगदालपुर, जहाँ पे वो सेंट्रल प्रिजन है। इस कोर्ट में शेड्यूल ऑफेंसेस का ट्रायल होता है अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये जो साल है 2008, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके 6 साल बाद जनवरी 15, 2021 में और एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एनआईए स्पेशल कोर्ट्स का नंबर इंक्रीज किया। कैसे? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सेशंस कोर्ट है एंड कोंडागांव एंड कंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो सेशन कोर्ट है उसमें एनआईए कोर्ट्स का एडिशनल चार्ज भी दे दिया, ठीक है। During the first wave of COVID-19, work in all courts, including the NAA court in Jagdalpur, came to a standstill and hearings were suspended for months. देखिए इधर क्या बता रहा है, कोर्ट्स है सफिशिएंट अभी के लिए। मतलब एक कहाँ पे जगदालपुर में है, फिर कोंडागांव में, कनकर में सेशन कोर्ट्स है, उसमें भी एनआईए कोर्ट का पावर दिया हुआ है। फिर भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर सारे कोर्ट्स का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हो गया था एंड हियरिंग्स जो है मंथ्स के लिए सस्पेंड हुआ था, जिसकी वजह से जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उनको ज़्यादा दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। और एक इशू क्या हुआ, अर्ली 2021 में एनआईए कोर्ट्स का डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर कोर्ट में अगर एक लिमिट से ज़्यादा केसेस है, उनका वर्कलोड कम करने के लिए वो दूसरे कोर्ट्स में भी जब केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसे आप डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हो। पर इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए एक पुराना केस एक पर्टिकुलर कोर्ट से जब नया कोर्ट में पहुंचते हैं तो उस केस का नंबरिंग वगैरह नया कोर्ट के हिसाब से होगा। तो जो प्रोसीजर्स वगैरह है वो फिर से शुरू करना पड़ेगा, मतलब विटनेसेस को समन्स वगैरह भेजना, हियरिंग कंडक्ट कराना, ये सारी प्रोसीजर्स जो है, इससे चीज़ें जो है और डिले हो गया और डिफिकल्टीज क्रिएट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स। आप देखिए मैंने आपको पहले बताया, जब कोई माओइस्ट अटैक वगैरह होता है, पुलिस जो है जितने लोगों के ऊपर शक है उन सबको अरेस्ट करते हैं, अंडर ट्रायल में रख देते हैं प्रिजन्स में। तो बस्तार में जितने प्रिजन्स है ना, उधर तो नॉर्मल है, हमेशा ओवर क्राउडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जगदालपुर सेंट्रल जेल में नंबर ऑफ प्रिजनर्स रोज फ्रॉम 2021 टू 2057 ऑन February 13। मतलब देखिए जनवरी 28 में 2021 प्रिजनर्स था और फरवरी 13 तक वो 2057 हो गया। मतलब एक ही महीने में इतना इंक्रीज। जब भी कोई माओइस्ट अटैक वगैरह होता है जो प्रिजनर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। और आप इमेजिन कर सकते हो प्रिजन जैसा एक जगह में जब ओवर क्राउडिंग होता है तो कितना मुश्किल क्रिएट होता होगा। और एक फाइनल प्रॉब्लम इधर बता रहा है दोस्तों, फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय ग्रीडी लॉयर्स। इधर करप्टेड लॉयर्स के बारे में बात किया जा रहा है जिन्होंने लॉ प्रैक्टिस को एकदम बिजनेस ले लिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जब यूएपीए केसेस के अंडर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उन्हें बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। पर ये करप्टेड लॉयर्स क्या करते हैं, ये फैमिली मेंबर्स के पास पहुंच के ये बोलते हैं हम आपका बेल इशू करवा देंगे, बस आप हमें पैसे दे दो। और उन पैसों से ये पूरा सिस्टम को करप्ट करते हैं। देखिए फ्रॉम द क्लर्क फॉर एन अर्ली हियरिंग डेट, ये ब्राइब देते हैं क्लर्क को, किसके लिए? अर्ली हियरिंग डेट के लिए, विटनेसेस को अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, और इवन टू सम जजेस। ऐसा भी केसेस रिपोर्ट हुआ है ये जो करप्टेड लॉयर्स है जजेस को भी ब्राइब दिया करके। तो दोस्तों ये सारे हैं प्रॉब्लम्स जो प्रिजनर्स को फेस करना पड़ रहा है बस्तार डिवीजन में। अब इन प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है,
स्पीडी ट्रायल, जितना जल्दी हो सके उनके पूरे ट्रायल्स जो है कंप्लीट कर दो। अगर ये गलती किया है तो उन्हें कन्विट कर दो, अगर ये गलती नहीं किया है तो इन्हें छुड़ा दो, क्योंकि इन द नेम ऑफ ट्रायल इनको जेल में सालों के लिए बंद करके रखना ये जस्टिस नहीं है। सो कोविड-19 पैंडेमिक जैसा एक क्राइसिस स्पीडी ट्रायल के लिए एक डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए। किसी ना किसी तरफ से मतलब वर्चुअल हियरिंग वगैरह कंडक्ट करा के जल्दी इनका स्पीडी ट्रायल कंडक्ट कराना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला न्यूज़ है द यूक्रेन वार इंडिया एंड ए स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये आर्टिकल बेसिकली रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से रिलेटेड है एंड इंडिया का स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में है। तो इंडियन स्टैंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। देखिए, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बारे में काफ़ी सारे क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स आप सुन रहे होंगे। एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम ये है दैट रशिया हैज लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स। रशिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स है। रशिया का सिक्योरिटी कंसर्न्स ये है दोस्तों, रशिया के जितने बॉर्डरिंग कंट्रीज है जो मैक्सिमम एर्स्टवेल सोवियत यूनियन का पार्ट है, उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है करके, वो भी मिलिट्री इन्फ्लुएंस। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, वन ऑफ द पावरफुल मिलिट्री ग्रुपिंग आप बोल सकते हो दुनिया का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा के अलावा काफी सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नाटो में मेंबर्स है। अब रशिया की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये यूरोप का मैप है, ये आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है। अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड में जितने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उसमें से मैक्सिमम जो है नाटो के मेंबर कंट्रीज है। अब नाटो के कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उन सेट ऑफ रूल्स में एक आर्टिकल ये कहता है अगर कोई नाटो मेंबर कंट्री के ऊपर दूसरा एक कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री अटैक किया तो वो ऐसे समझ लिया जाएगा कि पूरे नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक है और उस फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट सारे नाटो मेंबर कंट्रीज मिलकर अटैक करेंगे। जब ऐसा एक प्रोविजन एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो कोई भी फॉरेन कंट्री को इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होगा। ऑब्वियसली जब यूरोप का ईस्टर्न साइड में रशिया है उन्हें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होगा ही होगा। पहले नाटो का स्टेटमेंट ये था वो यूरोप में ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो नाटो मेंबर कंट्रीज में मैक्सिमम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, एक टर्की को छोड़ के। टर्की से मेंबर ऑफ नाटो, पर टर्की नाटो का मेंबर होने से भी रशिया को इतना प्रॉब्लम नहीं था। वैसे टर्की जो है रशिया के साथ कोई बॉर्डर शेयर भी नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इश्यू क्या हुआ। रिसेंटली यूक्रेन को जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है एज ए नाटो मेंबर ज्वाइन करने का प्लान बना रहा था। इसे रिगार्डिंग काफी स्टेटमेंट्स वगैरह निकला था पिछले 1-1.5 साल से। अब रशिया को इससे प्रॉब्लम हुआ। देखिए ये जो यूक्रेन है वो एर्स्टवेल सोवियत यूनियन मेंबर है, मतलब सब एक साथ है 1991 तक। अब रशिया ने एक डिमांड सामने रखा। एक तो ये डिमांड था यूक्रेन को किसी भी हाल में नाटो ज्वाइन नहीं करना है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज को ये बोला कि आपको एर्स्टवेल सोवियत यूनियन का कोई भी कंट्री को एज ए नाटो मेंबर ज्वाइन नहीं करवाना है। पर वेस्टर्न कंट्रीज ने यह डिमांड नहीं माना, तो इसलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया करके एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट है। और डॉनबास रीजन का भी एक इशू है जहां सेपरेटिस्ट ये डिमांड करते हैं कि हमें अलग कंट्री चाहिए। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने ये डॉनबास रीजन को एज ए सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज भी किया था। ये सारी बात तो है, पर ये वाइडली रिकॉग्नाइज कंसेप्ट मैंने बोल दिया वो नाटो से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में। अब इस आर्टिकल का ऑथर क्या कहना चाहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को रशियाज कंसर्न अकोमोडेट करना चाहिए था, मतलब नाटो वाटो ज्वाइन करने का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाने का कोई प्लान नहीं बनाना था। रशिया के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रहना चाहिए था। अब बात कुछ अलग है दोस्तों। देखिए बात यह है कि 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया काफ़ी एडवांस्ड हुआ। आपको पता है रशिया इज वन ऑफ द सुपर पावर, और रशिया का हमेशा एक डोमिनेंस रहा है यूक्रेन के ऊपर जो कंपैरेटिवली काफ़ी वीक है। मिलिटरली, एरिया वाइज, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सब यूक्रेन वीक है रशिया से। और यूक्रेन को रशिया का ये जो डोमिनेंस है ये अच्छा नहीं लगता है। यूक्रेन को क्या, कोई भी कंट्री को दूसरे कंट्री का डोमिनेंस अच्छा नहीं लगता। तो ऊपर से यूक्रेन के जो ईस्टर्न साइड में जो डॉनबास रीजन है उधर की जो सेपरेटिस्ट अलग कंट्री मांगता है उनको पूरा सपोर्ट है रशियन गवर्नमेंट का। तो ये सारे डर से यूक्रेन को चाहिए था वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट। तो यूक्रेन को ये लगा अगर नाटो ज्वाइन करेंगे तो रशिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा हमारे ऊपर। नाटो का जो प्रोविजन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। पर देखिए जैसे यूक्रेन का नाटो बनाने का प्लान बना तब से रशिया यूक्रेन को धमकी देना शुरू किया। अगर आप ऐसे सोचा भी ना तब
हम आपके ऊपर इन्वेशन करेंगे, जो अभी हो रहा है, जो भी है। अब देखिए जो आर्टिकल में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके एक्चुअल ट्रूथ क्या है, मतलब रशिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेशन क्यों कर रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। वैसे दोस्तों देखिए इस आर्टिकल के शुरुआत में ही ऑथर ने क्या बोला है, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वार। एक वार की पहली सच्चाई कैजुअलिटी होता है। नो गवर्नमेंट टेल्स द ट्रूथ अबाउट द वार टू इट्स पीपल। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट वार के पीछे का रीजन या फिर सच, वार में क्या हुआ था, ये सब किसी को नहीं बताता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बता देते हैं पर पूरी जो सच है वो किसी को नहीं बताता है। ये ऑथर ने पहले ही बोला है। तो कोई भी आर्टिकल कोई भी लिखे, मतलब वार के बारे में या फिर रशिया का इंटेंशन के बारे में या फिर नाटो के इंटेंशन के बारे में, ये सब 100% सच होना कोई ज़रूरी नहीं है। हम बस स्पेकुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक एक आर्टिकल का एनालिसिस करके हम इस तरह अपने अपने हिसाब से सोच सकता है, बस वही है। ठीक है, नाउ हाउ इट इज चैलेंजिंग फॉर इंडिया। देखिए आप सबको पता है इंडिया इज इन ए डिफिकल्ट पोजीशन। ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस वगैरह पास हुआ है, पर उन किसी भी रेजोल्यूशन में इंडिया वोट नहीं किया। इंडिया हमेशा वोटिंग से अब्सटेन रहा, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट इंडिया कभी भी एक स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है और रशिया से इंडिया को नियर फ्यूचर में बहुत सारा फायदा भी मिलने वाला है। एंड हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे, इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में रशिया इंडिया को सपोर्ट भी किया है। वैसे आप सबको एक और बात पता होगा कि हम सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं रशिया से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एक साइड। दूसरे साइड में है यूएसए, जो नाटो का एक सबसे प्रोमिनेंट मेंबर आप बोल सकते हो। आप देखिए यूएस के साथ भी इंडिया का रिलेशन अच्छा है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे, इंडिया और यूएस जो है क्वाड के मेंबर्स हैं। ये जो क्वाड है ये एसेंशियली इज एन अरेंजमेंट टू कंटेन चाइना। चाइना का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे कंटेन करने के लिए क्वाड बना था। मतलब देखिए इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब के लिए कॉमन एनिमी है चाइना। अब इंडिया अकेला तो चाइना से ओपनली लड़ नहीं सकता, ये लॉजिकल नहीं होगा। अगर इस तरह की मेजर पावर्स का सपोर्ट अगर इंडिया को मिलेगा तो चाइना को कंटेन कर सकता है कि नहीं। ऊपर से चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई दोस्ती है उसे भी कंटेन करने के लिए रशिया के साथ जो रिलेशन है वो भी हमारे काम पे आएगा। यूएस के साथ जो रिलेशन है क्वाड में, वो भी हमारे काम पे आएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली हम रशिया को कंडम भी नहीं कर सकते या फिर यूएस को यह भी नहीं बोल सकते हम रशिया जो यूक्रेन के ऊपर कर रहे हैं वो सही है। तो बेसिकली हम एक बैलेंस इधर मेंटेन कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे रशिया जो कर रहे हैं वो सही है, पर हम ये भी नहीं बोल रहा है कि यूएस जो कर रहा है वो गलत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बोलूंगा, जब रशिया ने इंडिया को बेहद सपोर्ट दिया था 1971 में, जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, तब यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन चल रहा था। बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट एक एक्शन चल रहा था, पर रशिया ने उस एक्शन को होने नहीं दिया जब तक हमने बांग्लादेश को पूरी तरह लिबरेट नहीं किया। तो ये सपोर्ट हम कभी नहीं भूल सकते। और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर ये कश्मीर इशू को उठाएंगे तब रशियन सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में हमारी गवर्नमेंट अब तक जो कर रहा था ना, दैट वाज मेंटेनिंग ए काइंड ऑफ न्यूट्रल पोजीशन, और इस न्यूट्रल पोजीशन को बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। एंड दिस इज ए क्लासिकल नेहरूवियन पॉलिसी, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पॉलिसी लेके आया था। ठीक है, एंड एज द रशियन इन्वेशन इज रॉन्ग बाई एवरी प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रशिया जो यूक्रेन के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी हाल में हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 1956 में जब सोवियत यूनियन हंगरी के ऊपर अटैक किया था, तब भी नेहरू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मेंटेन किया था। हमने सोवियत एक्शन को कंडम नहीं किया था। इसलिए रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है वो अभी भी मेंटेन्ड है। ठीक है, अब देखिए, आवर स्टैंड स्टूड आउट इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अ स्टैंड ऑन एंग्लो फ्रेंच इजरायली एग्रेशन ऑन इजिप्ट विच वी कंडेम्ड। आप देखिए दोस्तों, एक पॉइंट इधर बता रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि हम हमेशा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर मेंटेन किया है, क्योंकि जब इजिप्ट सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सुएज कैनाल कब नेशनलाइज हुआ था। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब न्यूज़ में आया तो और इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, जब सुएज कैनाल को इजिप्ट नेशनलाइज किया था, तब एंग्लो फ्रेंच इसराइली फोर्सेस एग्रेशन दिखाया था इजिप्ट के ऊपर, तब हमने एंग्लो फ्रेंच इसराइली एग्रेशन को कंडम किया था। तो इसका मतलब ये है हमने हमेशा ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मेंटेन नहीं किया है। पर देखिए दोस्तों, फाइनली इफ द वार कंटिन्यूज, अगर ये वार कंटिन्यू रहेंगे, सिविलियन कैजुअलिटीज इंक्रीज होंगे और ऊपर से न्यूक्लियर अलर्ट भी आया है। बेलारूस जो है, जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं अभी,
वो अपना नॉन न्यूक्लियर स्टेटस भी रिनाउंस किया, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मेजर सिटीज़ का इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे डिलेमा में इंडिया का जो डिसीजन है वो क्या रहेगा वो तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कब तक हम इस तरह रहेंगे। अब ये नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में ऐसा नहीं कि चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, इट विल मेक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन द नॉन अलाइन पोजीशन फॉर लॉन्ग। तो हम यही उम्मीद करेंगे ये वार जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम रशिया को भी दुखी नहीं करेंगे, जो भी है। सो दिस वाज द आर्टिकल अबाउट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। और एक आर्टिकल बचा है, वो एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।